सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीएसटी 2023 का जो प्रोसेस अभी चल रहा है ज्वाइनिंग का। आज है डेट 30 मई 2024। तो आज के डेट तक कई डिपार्टमेंट्स के डीवी का काम हो चुका है, कई का प्रोसेस में है, कुछ लोगों को लेटर भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसे उसमें सीएजी में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बाय पोस्ट अब लेटर भी मिलने लगे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस पर बात करेंगे हम। और बात करेंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनवाना है वो कहाँ से बनवाना है। तीसरा पॉइंट हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ज्वाइनिंग टाइम जो है आपको अभी कितना समय लगेगा ज्वाइनिंग होने में, ज्वाइन करने में आपको। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कब तक ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट का फायदा मिल सके। और कुछ वित्तीय लाभ जो है वो टेक्निकल चीजें हैं, जब आप शुरुआत में आपको समझ में नहीं आती रहती हैं, वही जब आप देर करते हैं तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है सैलरी से रिलेटेड। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कब तक ज्वाइन करें तो आपको फायदा रहेगा। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि जब भी आपका डीबी होगा या होने को है, जैसे सीएजी वालों का अभी लेटर मिल चुका है और लेटर मिलने के साथ ही 24 मई का उस पर प्रिंट है डेट, और उसके एक महीने के भीतर उनको ज्वाइन करना है। तो वो लोग क्या करेंगे कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका होगा, और कहाँ पे होगा तो वहीं पे होगा जो ऑफिस उनको अलॉट हुआ है। तो उन लोगों को इससे पहले अभी एक लेटर आया था एक एसएससी के साइट पे ही, ये सीएजी के साइट पे, कि उसमें उनको बताया गया था कि कौन कौन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कैसे कैसे। तो मुख्यतः हम सीएजी का एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर ही बात कर लेंगे। तो ये देखिए, ये क्या था आपका, और भी डिपार्टमेंट के अलग अलग माध्यम से, लेकिन कमोबेश यही प्रोसेस सभी में रहता है। लेकिन सीएजी क्या है, पहले इन लोगों से लिया था एग्जाम के बाद जो आपका स्टेट प्रेफरेंस पूछा था कि कौन सा स्टेट आप चाहते हैं। फिर उसके बाद उसके मेरिट के हिसाब से उनको अलॉट भी कर दिया गया, ऑफिस भी अलॉट कर दिया गया। तो आपको एक बार ये दिखा देता हूं। एलोकेशन ऑफ स्टेट ऑफिस टू द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेटर थ्रू जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ये एग्जाम के थ्रू आईएएडी डिपार्टमेंट सीएजी के अंदर जिनका सिलेक्शन होता है वो इस डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का नाम ये रहेगा आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें जूनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है। सेम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कह लीजिए, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट में जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए क्या था कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज नॉमिनेटेड 24 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ। कुल मिला के आपको संक्षिप्त में ये बातें बता दूं, 23 लोगों ने इसमें क्या किया कि अपना ऑनलाइन जो है सबमिशन किया था कि स्टेट प्रेफरेंस, बायोडाटा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इनको जो है किस बेसिस पे, तो मेरिट कम स्टेट प्रेफरेंस सबमिटेड, जो सबमिट आपने किया है उस लिस्ट के आधार पे आपका जो मेरिट है, जो स्कोर है, रैंक है, उसके आधार पे आपको स्टेट और ऑफिस अलॉट किया गया है। और जिन्होंने ये सबमिट नहीं किया था तो उनको जनरल पूल, यानी जो सबसे बच जाएगा लास्ट में, उनको वो दे दिया गया है। ये फाइनल है और इसमें कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आपका लगाया जा सकेगा कि मुझे ये नहीं, यहां दीजिए वहां दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटर। और डोजियर्स जो है, डोजियर समझ लीजिए आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी दस्तावेज आपने जमा किए हैं ऑनलाइन के माध्यम से एसएससी को, एप्लीकेशन फॉर्म में जब भरा है, वो सारी चीजें जो है ऑफिस जो आपको अलॉट हुआ है उन ऑफिस को भेजा जा चुका है। ठीक है, तो आपको लिस्ट दिखा दूं, रैंक वाइज ये अलॉट है। जैसे फर्स्ट पे अर्कजा है, सेकंड पे वैभव चतुर्वेदी है ना। तो इन लोगों को कौन कौन से मिला है, जैसे देखिए इनको बिहार का है, मिल गया है, पटना मिला है, वैभव चतुर्वेदी को न्यू दिल्ली मिला है। और ये डोजियर स्टेटस क्या है, ये रिसीव हो चुका है, यानी वहां आपके डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका है। बाकी इसी तरीके से देखिए इनको असम, उत्तराखंड, बाकी सभी देख सकते हैं आप, अलग अलग लोगों को ये ऑफिस जो है अलग अलग वो मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या है, ये कैटेगरी है, एससी का 1, एसटी 2, OH 4, ओबीसी का 6, यूआर का 9 और ईडब्ल्यूएस का 0। देखिए अब होता क्या है, एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि आपका जो सिलेक्शन है
वो आपका कैटेगरी जो है वो कैटेगरी 1, यानी कि आप किस कैटेगरी में हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, यू आर कैटेगरी के अर्कजा हुई। कैटेगरी सिलेक्टेड यानी इनका सिलेक्शन भी यू आर कैटेगरी से। कोई ऐसे भी होंगे, जैसे यहाँ देखिए ज्योति रानी जो है, ये कैटेगरी 1 यानी एससी से है, आई थिंक 1 एससी का है, हाँ। लेकिन इनका सिलेक्शन यानी इनके मार्क्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए, तो इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है। ठीक है एससी लेकिन सिलेक्शन जनरल से हुआ है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो चाहिए नंबर, आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पार कर जाते हैं, यूआर कैटेगरी में चले आते हैं, तो फिर आपका उस कैटेगरी से सिलेक्शन होता है। ये ओवरऑल रैंक है आपका सीएजी में, ये ओवरऑल रैंक है सीएजी में, तो ये उसी हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। ऑफिस का नाम है, अलॉटेड कहाँ है आपका, और डोजियर रिसिप्ट, इसमें कुछ खास नहीं है। एक लेटर तो ये हुआ। तो अब इनके बाद, इसके कुछ दिनों बाद जो है सीएजी वालों को बता रहा हूं कि उनको लेटर प्राप्त हो गया। बाकी कई डिपार्टमेंट वालों को भी अटेस्टेशन फॉर्म आता है, फॉर्म वगैरह भरने के लिए। आपको एक बार दिखा देता हूं अटेस्टेशन फॉर्म होता कैसा है। कुल मिलाकर अटेस्टेशन फॉर्म का मतलब ये है कि आपकी पूरी जन्म कुंडली समझ लीजिए, क्या क्या है उसमें, वो सारी चीजें आप लोगों ने भर के भेजा भी होगा। यहाँ फोटो लगाना रहता है, बाकी चीजें आप देख लीजिएगा इसको। मैं जो काम की बातें हैं उसको मुख्यतः बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए फोटो लगेगा, इसमें नेम वगैरह लिखना रहता है कि नेम इन ब्लॉक लीडर, फिर प्रेजेंट एड्रेस लिखिए, फिर होम एड्रेस कहाँ, ये सब सारा चीजें हैं। आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है कि 21 साल के बाद और लास्ट 5 ईयर्स में आप जहां भी किसी एक जगह 1 साल से ज्यादा अगर समय बिताए हैं, तो इसमें लिखना है कि कितना से कितना, कब से कब तक रहे हैं वहां, उसका पूरा एड्रेस और वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूरा लिखना है। यानी लास्ट 5 ईयर्स में 1 साल से ज्यादा जहां भी रहे हैं आप पढ़ाई करने से या जॉब से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए सारा फैमिली डिटेल्स डालना होता है, मदर का, वाइफ हस्बैंड आपके अगर कोई है तो, ब्रदर का, सिस्टर का, ये सब कौन क्या करता है यहाँ तक वो भी पूछेगा। उनकी नेशनैलिटी, बर्थ ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उनका पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये सब आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म में भरना है। उसके बाद है कि आपके अगर कुछ क्या कहते हैं सन और डॉटर का है तो उसके बारे में लिखना है, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, देखिए मेट्रिकुलेशन किस एज में आपने किया है वो लिखना है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपके पिताजी जो हैं कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, ये सब लिखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में जो भी बातें आप लिखेंगे वो एकदम सही होना चाहिए। आप चूंकि डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करवाता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर वहां पे आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो भी सही सही जो तथ्य है, जो सही बातें हैं, वही बताना है, एकदम एग्जैक्ट, कोई इसमें छिपाने की बात नहीं है। और उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी सही बताने से। रिलीजन है, SC ST है कि नहीं, यस नो वो। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, 15 साल के एज के बाद, जैसे इसमें कहाँ पढ़े, कब कॉलेज में एंटर किया, कब एग्जाम पास किया, ये सब है, सारा डिटेल्स इसमें भरना रहता है। उसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट पहले से अगर जॉब में है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप कभी अरेस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है कि नहीं, वहां से लिखित रूप में आएगा कि हाँ इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो इसीलिए जो तैयारी कर रहे होते हैं छात्र, जो हमारे साथी, उनको केस मुकदमे से बच के और सही तरीके से रहना चाहिए। यही सब फिर सरकारी जॉब में दिक्कत आती है, नहीं तो यहाँ पे आप नो, कभी सजा हुई है, ये सब में नो करके आप जो भी आपका है देख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए एक पॉइंट है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। या तो अपने आसपास के 2 अच्छे लोगों का नाम दे दीजिए जो आपके बारे में अच्छी बातें बता सके, पुलिस वेरिफिकेशन जब आए तो। पुलिस वाले अगर पूछे आपके नजदीकी थाना वाले कि कैसा चरित्र है इनका, कहाँ रहते हैं, क्या कैसे, सही बात बताए। या नहीं तो 2 ऐसे लोगों का नाम डाल दीजिए जिनके जो है, जो आपको जानते हो, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, वो आप नाम इसमें डाल दीजिए, 2 लोगों का नाम डाल दीजिए। उसका दिए सर्टिफिकेट जो है साइन वाइन करके आप, उसका दिए एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, उसी में जिन डिपार्टमेंट पे ये आपको भरने के लिए मिला हो करिएगा, नहीं तो सीएजी वालों को ये मिला है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी डिपार्टमेंट का भी लगभग यही रहता है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक से आप इस पे साइन करवा लीजिए। गेजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। MP MLA ये हो सकते हैं, जहां के हैं वहां के आप MP MLA से करवा सकते हैं, SDM से करवा सकते हैं, ठीक है। तहसीलदार जो है आपके यहाँ का, और या नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, ये जो है
मजिस्ट्रियल जिनके पास पावर है उनसे आप करवा सकते हैं। प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के हैं, जहां पे आप लास्ट पढ़ाई किए, वहां के आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल से भी करवा सकते हैं अपने स्कूल में। ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए, जहां से लास्ट पढ़ाई करी है आपने, पढ़ाई की है, तो चूंकि वो आपको जानते हैं, आप वहां से पढ़े हैं, तो आराम से हो जाएगा। बीडीओ से करवा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या तो पोस्ट मास्टर। ये भी आपके लिए सबसे आसान है, क्योंकि पोस्ट मास्टर आपको जानते हैं। आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस चले जाइएगा, वहां पूछिएगा पोस्ट मास्टर कौन है, पोस्ट मास्टर से जाके ये करवा लीजिएगा, या पंचायत इंस्पेक्टर होंगे, किसी एक से करवाना है आपको, जहां भी नजदीक पड़े। इसमें वो लिख देंगे, आपका नाम लिखिएगा, ठीक है, और आपके माता पिता का यहाँ नाम आ जाएगा, कितने महीने कितने साल से जान रहे हैं। मान लीजिए वो वहां पे पदस्थापित अगर 2 साल से 3 साल से हैं, तो वहां लिखवा लीजिएगा 2 ईयर से जान रहे हैं आपको, 6 महीने से 6 मंथ्स लिखवा लीजिएगा, ऐसे करके आप लिखवा के यहाँ पे उनका साइन ले लीजिएगा। स्टेटस यहाँ पे लिखवा लीजिएगा। तो स्टेटस क्या है, साइन के साथ उनका मुहर आप लगवा लीजिएगा। स्टाम्प अगर लगवा लेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स रहता है कि कौन से किस पोस्ट पे है, किस ऑफिस में है। तो सिग्नेचर करा के यहाँ स्टाम्प लगवा लीजिएगा, यहाँ डेट लिख लीजिएगा और जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो फिर आपका ऑफिस ही भर के देगा, इसको यहाँ पे भरने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। एक और आया है एनेक्जर ए। इसमें रहता है कि सरकारी नौकरी में आपकी एक जो है ही शादी होनी चाहिए और जीवित पत्नी एक ही होनी चाहिए। इसके लिए एक फॉर्म रहता है, इसमें अपना नाम लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि आप अनमेरिड हैं, या टिक लगाएंगे, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे कि भाई मैं अनमेरिड हूँ, शादी नहीं हुई है, तो आप लिखेंगे अनमेरिड, नहीं तो फिर आप शादी हुई है या डाइवोर्स जो भी आपका है, इसमें करेंगे दैट आई एम मैरिड, और एक ही है। अगर शादीशुदा है तो इसमें सेकंड में टिक लगाइएगा, और एक ही वाइफ है जिंदा। आई एम मैरिड एंड हैव, एक से ज्यादा है, ये सब आपका जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करके डेट डालेंगे। ये आपको भेजना नहीं है, साथ में आप लेके पहुंचेंगे, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ये हो गया। और एक जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आया है, जिसमें नियम शर्तें लिखी गई हैं कि आपका इस पे लेवल पे सिलेक्शन हुआ है, ये टेम्पररी है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, ये सब सारी चीजें लिखी हैं। ये सबको फिल करके, ठीक है, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं वो लेके आप जल्द से जल्द, कहने का मतलब किसी वर्किंग डेज, अपने ऑफिस से कांटेक्ट कर लीजिएगा। गूगल पे उसके साइट पे उसका नंबर मिल जाएगा, बात कर लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जहां तक सीएजी वालों को लिखा गया है कि आपके ऑफिस जो है वो प्रोवाइड, मतलब वहां पे व्यवस्था करवाएंगे मेडिकल के लिए, तो बात कर लीजिएगा वहां पे कि वो क्या कह रहे हैं। अगर वो अलाउ करते हैं कि आप अपने जिला से बनवा लीजिए, तो जिला अस्पताल से बनवा के लेके जाइए, नहीं तो वो कहेंगे कि नहीं यहाँ आइए, हम बताएंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे आपको। फिर ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, डीवी का जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो लेके आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि डीवी के टाइम में आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हुए हों और जाएंगे आप तो, ठीक है। सबसे पहले आप आधार कार्ड, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपको ओरिजिनल में चाहिए, और साथ साथ इसका जेरोक्स भी 3 सेट लेके जाइएगा कम से कम। एक सेट वो रख लेंगे, सभी पे अपना नीचे सेल्फ अटेस्टेशन कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, लिख के दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड करके। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख दिए, यहाँ पे ऐसे करके सेल्फ अटेस्टेड लिख दिए। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, मान लीजिए आपका जो भी नाम है, मान लीजिए मेरा नाम रोहन है, तो मैं यहाँ रोहन लिख दिया। और यहाँ पे उस दिन का, जिस दिन आप पहुंच रहे हैं ऑफिस, वहां पे उसका डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हर पेज पे जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी आधार कार्ड है, उसके नीचे खाली जगह पे हर पेज पे ऐसे सेल्फ अटेस्टेड लिख के और नाम लिख के ये आप करके रखिएगा, तीनों सेट पे। 3 सेट इसलिए कह रहा हूं, एक सेट वो जमा करेंगे, एक सेट आप अपने पास रखिए कि आपने जो जो दिए हैं, एक सेट पे ही साइन करके उनको दे दीजिएगा, सभी पे सेल्फ अटेस्टेड लिखने की जरूरत नहीं है। एक सेट रखिएगा कि अगर कुछ जरूरत पड़े या और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़े, और एक और इसलिए कहा कि वो भी आप बैकअप में रखिए, कि मान लीजिए उनको 2 सेट की जरूरत पड़ी तो भी आपके पास एक रहे, इसलिए 3 सेट कह रहा हूं। तो समझिए इसमें क्या क्या चाहिए आपको। आधार कार्ड, पैन कार्ड रख लीजिएगा ओरिजिनल में, ये सारी चीजें। फोटो कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, जरूरत पड़े 2 की 4 की, उससे बहस नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा दिक्कत नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको बाय पोस्ट लेटर्स, अभी जो अटेस्टेशन फॉर्म दिखाया नेक्स्ट ए एंड बी, वो सारी चीजें रख लीजिएगा अपने साथ, ठीक है, वो लेके जाइएगा। अब समझिए मार्कशीट किसके किसके चाहिए, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, सभी सेमेस्टर के। सेमेस्टर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है तीनों साथ, तो आपने हिंदी का कॉम्बिनेशन जो बनता है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका इंग्लिश से है, ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ा है किसी ईयर में, तो आप दिखाएंगे कैसे। तो इसलिए हर सेमेस्टर का अगर ईयर वाइज होगा तो ईयर वाइज मार्कशीट आप लेके जाएंगे,
ठीक है, ये चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आपका अगर इग्नू से है तो इग्नू एक कंसोलिडेटेड ही देता है, एक ही साथ देता है। ओके, तो इग्नू आपको एक ही देगा, तो इसलिए आप सिर्फ एक ही लेके जाइएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर का ही आप लेके जाइएगा, और अगर आपको इंडिविजुअल आपको हर साल का मिला है तो वो लेके। फिर आपको पीजीडीटी की मार्कशीट, ठीक है, पीजीडीटी का मार्कशीट आप जो आपको आता है जिसपे वाइस वर्षा करके भी लिखा है, वो ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए। उस केस में अगर आपका डेट जो क्रूशियल डेट के पहले अगर ऑनलाइन रिजल्ट आया था तो वो वाला भी जो है आपका ऑनलाइन वाला भी लेके जाइएगा। ये मार्कशीट हो गया आप। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन सभी का 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीजीडीटी, इसके डिग्री या सर्टिफिकेट जो जिस भी नाम से आप जानते हो, जो उसका सर्टिफिकेट आता है डिग्री, है ना, वो भी चाहिए ओरिजिनल में। लास्ट वाले अटेंडेड का, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का या पीजीडीटी का, ठीक है, अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं आया है तो इसका प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोविजनल भी आप लेके जाएंगे, वैलिड होगा। प्रोविजनल तब तक वैलिड है जब तक ओरिजिनल डिग्री नहीं आ जाती। प्रोविजनल भी आप लेके जाएंगे, मान्य है। ओके, उसके बाद अगर आपने किसी आरक्षण का लाभ उठाया है, फॉर्म भरते समय आपने भर रखा है कि हाँ मैं एससी से, एसटी से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, या जो भी पीएचओएच जो भी कैटेगरी से आप या फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं, अगर उसका कुछ सर्टिफिकेट या उसका लाभ मिला है आपको, तो उसका सर्टिफिकेट आप लेके जाइए। आपने अप्लाई किया है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। भले आपका सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट के तौर पे हो गया हो, लेकिन चूंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रखा है इसलिए आप लेके जाइए। हो सके उस केस में वो आपसे मांगे ना माने अलग बात है, लेकिन जिनका ईडब्ल्यूएस से हुआ है उनको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, एससी एसटी ओबीसी चाहिए अगर किसी का हुआ है तो, है ना। और ये फॉर्म भरने से पहले के डेट का है तो सबसे बेहतर है। एक चीज और कर दूं, ईडब्ल्यूएस में जिनका अगर फॉर्म भरने के क्रूशियल डेट के बाद का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है तो उस पर यह लिखा होना चाहिए, वो लिखा होता है कि वित्तीय वर्ष फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, या हिंदी में लिखा रहेगा वित्तीय वर्ष किसके लिए, तो वो वैलिड है। जरूरी नहीं है कि उस डेट से पहले का, क्योंकि ऑलरेडी उस पर लिखा है ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड है। अगर वो कहेंगे कि क्रूशियल डेट के बाद का इस पर डेट ऑफ प्रिंट है तो आप उनको बड़े प्रेम से कहिएगा कि सर ये यहाँ पे देखिए सर लिखा है कि ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि वो एक साल पहले का बनता है और वो पूरे अगले वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। ओके, वित्तीय वर्ष कहने का मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक के लिए वो काम करेगा। तो वो हो गया। दूसरी बात कि अगर जैसे बिहार में बनता है आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, हिंदी में भी बनता है, तो फॉर्मेट जो, और ये सब कैसा रहेगा, सेंट्रल फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वो फॉर्मेट से आप मैच कर लेंगे, वो आपका होना चाहिए। पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, ये सब बनवा के रखने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदी में भी अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही है, मैटर वही लिखा है, हिंदी इंग्लिश बैरियर नहीं है, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब रख लीजिएगा। उसके बाद मान के चलिए नोटिफिकेशन में ये भी रहता है कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है ट्रांसलेशन वाला, पीजीडीटी वगैरह, तो आपको कुछ सालों का अनुभव चाहिए, साल 2 साल जो भी है उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाइए। ये सबको जरूरत नहीं है, जिनके पास डिप्लोमा नहीं होता है उनको जरूरत, तो वो आप लेके जाइए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ऑफिस वाले पूछ लीजिएगा, कह रहे हैं कि अपने जिला अस्पताल से बनवा के लेके आइए, तो वहां से, नहीं तो फिर वहां वो भेजेंगे, फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी या जैसा वो कहें उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एफिडेविट, अगर कुछ मिस्टेक हो गया, फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई थी, या एड्रेस उस समय कुछ और था, अभी आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस चेंज हो गया है, तो उसके लिए सिंपल एफिडेविट। डीवी में आपका ये भी जरूर चेक होगा कि आपका नाम स्पेलिंग सब जगह सेम है कि नहीं, फादर्स नेम में सब जगह स्पेलिंग सही है कि नहीं। अगर कुछ करेक्शन की जरूरत है या कहीं पे चेंज है, या आपके नाम में कहीं यूपी में खासकर देखा मैंने, कुछ वहां के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा कि वहां पे क्या लगा देते हैं, नाम के आगे कहीं पे कुमारी लगा देते हैं, के एम ऐसे करके लिख देते हैं, किसी सर्टिफिकेट में नहीं रहता है। तो उसके लिए भी आप एक सेफ साइड रहेगा, वो मांगे ना माने, आपको लगता है अगर कि चेंज है तो एक एफिडेविट बनवा के आप रख लीजिए। और जो भी त्रुटि है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि अलग अलग एफिडेविट आप बनवाएं, एक ही सर्टिफिकेट पे, अगर एक ही एफिडेविट पे वो सारे पॉइंट वाइज आप लिख के एफिडेविट रख लीजिए, दे सकते हैं उनको। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो उनको दीजिएगा। और ये कितने चाहिए, सभी को कम से कम 3 सेट, ये जेरोक्स रहेगा, ओरिजिनल तो आप एक फाइल ले लीजिएगा, उसमें अरेंज करके पहले आधार पैन ऐसे करके जैसे जैसे लिखा है मैंने, फिर 10th का 12th का ऐसे करके
अरेंज करके 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ रख लीजिएगा, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ, फिर ऐसे करके ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, पीजीडीटी का सारे कुछ ऐसे आप रख लीजिएगा। वहां ओरिजिनल से वो देखते रहेंगे, फोटोकॉपी भी मिलाते रहेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, तो ये रख लीजिएगा, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ज्यादा दिन, ज्वाइनिंग टाइम की अगर बात करें, अब समय नहीं है। सीएजी की बात करूं अगर, तो वहां आपका डीवी कंप्लीट होगा, ओके होगा उसी दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे आपकी वो ज्वाइनिंग लेटर भी दे देंगे और आपकी ज्वाइनिंग वो करवा देंगे। ठीक है, तो अब समय नहीं है, अब आपको बस पहुंचने में देरी है, ये कागज ओके करिए, अपने ऑफिस से संपर्क कर लीजिए, बात कर लीजिए, उस ऑफिस में पहले से कोई है, अगर नहीं संपर्क हो पा रहा बताइएगा मुझे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, और सीएजी में जो सिलेक्टेड है उनका अलग ग्रुप बना ही रखा है ऑलरेडी, मेरा भी डिपार्टमेंट वही है। तो जो मदद हो पाएगी वहां, अगर कॉन्टैक्ट कोई हो सके, या रहने में दिक्कत या कहीं पहुंचने में, तो जो भी हो पाएगा बताइएगा, जितना हो पाएगा मदद करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ज्वाइनिंग टाइम की बात हो गई कि हो जाएगा, और भी डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग प्रोसेस भी चल रही है, और जल्द से जल्द आप लोग मान के चलिए कि जून में लगभग लगभग सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। एक आखिरी सवाल जो और मैं डिस्कस करने वाला था कि कब ज्वाइन करें तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का फायदा मिले, छोटे से कम शब्दों में आपको ये समझा देता हूं। देखिए, साल में आपका एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा, कितनी बार? वन टाइम इंक्रीमेंट लगता है, बेसिक पे में लगभग 3% की वृद्धि होती है। आपका अभी ज्वाइन करेंगे तो 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा, इस पे कैलकुलेट होगा, लगभग वही 65,000 के आसपास एक्स सिटी में आपका सैलरी ग्रॉस बनेगा। तो अब यहां पे अगर आप देखिए, सर्विस जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद जब ज्वाइन आप करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आपका अगर 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, कब तक? जनवरी तक, तो आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लग जाएगा? जनवरी में लग जाएगा, 1 जनवरी को। यानी अभी जून में अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो जुलाई से अब दिसंबर तक 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, तो 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, यानी बेसिक पे 35,400 की जगह 36,500 हो जाएगा जूनियर ट्रांसलेटर्स का। सीनियर ट्रांसलेटर के साथ भी यही बात है, उनका बेसिक पे, अगला जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए जून में ज्वाइन ना करके, ऐसे तो 1 महीने का समय दिया गया, कोई एक्सटेंशन लेता है, अगर आपको कोई जॉब में है, कुछ काम है, तो आप ऑफिस से परमिशन ले लीजिएगा, रिटर्न परमिशन मेल करके या बात कर लीजिएगा रिटर्न में कि मुझे 2 महीने का समय चाहिए, मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो परमिशन दे देंगे। तो मान लीजिए कोई अगस्त में ज्वाइन किया, उसका तो कितना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ही महीने होंगे, तो जनवरी में उसका 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो अब फिर क्या उसे नेक्स्ट जनवरी तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, दूसरा इंक्रीमेंट का डेट आता है जुलाई में, आई थिंक जून या जुलाई, जुलाई में ही रहता है, हाँ, 1 जुलाई को। तो अब आपका, जो लोग अगस्त में ज्वाइन किए उनका जनवरी में तो 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए, वो फिर उनका इंक्रीमेंट कब है? जुलाई से पहले पहले 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा, तो उनका जुलाई को लगेगा। और जिनका जनवरी में लगा है, उनका लाइफ टाइम जब तक उस सर्विस में रहेंगे, 1 जनवरी के 1 जनवरी ही उनका इंक्रीमेंट लगेगा, उनको जुलाई से बहस नहीं है। और जिनका जुलाई में लगेगा, उनका हर जुलाई को इंक्रीमेंट लगता चलेगा, यानी साल में एक इंक्रीमेंट आपका उस हिसाब से होगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, जब से ज्वाइन करेंगे सैलरी आपकी उस दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगी। मान के चलिए कोई 10 तारीख को ज्वाइन कर लिया, तो उस महीने में अगर 30 दिन है, तो 20 दिन उन्होंने सर्विस किया, तो 20 दिन की सैलरी उनको लास्ट वर्किंग डे मिल जाएगी। ठीक है, या फर्स्ट महीने में 2 4 5 दिन आगे पीछे भी हो, लेकिन वो पूरा काउंट होके मिल जाएगा। तो यही समझाना था कि अगर आप सारा प्रोसेस ओके कर चुके हैं, यानी सारा डॉक्यूमेंट्स फिल करके बात कर लीजिए, वहां पहुंचिए। और जिनको क्वार्टर लेना है उनके लिए वहां पे पहुंचने के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर आप बात कर लीजिएगा, वहां पे वेलफेयर सेक्शन वगैरह होता है कि मुझे क्वार्टर चाहिए, मैं बाहर से आया हूँ, दूरी है, मुझे क्वार्टर में रहना है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्वार्टर जो है, आप लोग वहां पे सी टाइप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 2 BHK के लिए तो आपको ये मिल जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो वो आप अप्लाई कर दीजिएगा वहाँ पे। उसमें फोटो वगैरह लगता है, माता पिता के भी फोटो लगेंगे, तो वो सब आप एक्स्ट्रा लेके चले जाइएगा, या प्रिंट बाद में निकलवा लीजिएगा, आपके अपने फोटो लगेंगे, इसलिए मैंने कहा 10 फोटो आप खुद के। तो जाइए ज्वाइन करिए, और फिर कोई समस्या आए तो बताइएगा, बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो की समाप्ति
करते हैं। और कोई भी विशेष दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, और भी आपके अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।